बंगाल में वोटर्स को धमकी देना ममता बनर्जी के गुंडों को पड़ा भारी। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, वोटर्स को धमकी देने वाले टीएमसी के 2 नेता गिरफ्तार। धमकीबाज टीएमसी नेता राजू मंडल और हाफिजुल मोल्ला का वीडियो हुआ वायरल। बंगाल में चुनाव आते ही सियासी बयानबाजी और धमकियों का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के 2 खास नेताओं राजू मंडल और हाफिजुल मोल्ला की गिरफ्तारी ने सत्ताधारी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। जी हां, इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल में जहां वोटर्स को धमकाना टीएमसी के नेता को भारी पड़ गया है, चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद से टीएमसी के नेता राजू मंडल और देवली ग्राम पंचायत के प्रधान हाफिजुल मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। राजू मंडल पर मतदाताओं को डराने और धमकाने का आरोप है। धमकी देते हुए राजू मंडल और हाफिजुल मोल्ला का कई सारे जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी के शासनकाल में कैसे टीएमसी के इन गुंडों को खुली छूट है कि वो वोटर्स को न सिर्फ डरा रहे हैं बल्कि धमकाने का भी काम कर रहे हैं। और अब इसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह सख्त निर्देश दिया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों ही नेता को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद बीजेपी के नेता अमित मालवीय का रिएक्शन देखने को मिला। उन्होंने कहा कि टीएमसी का एक और गुंडा देवली ग्राम पंचायत का प्रधान हाफिजुल मोल्ला जो मतदाताओं को धमका रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। टीएमसी के 2 नेताओं की गिरफ्तारी जिन्होंने वोटर्स को डराने की कोशिश की थी, यह साफ दर्शाता है कि चुनाव आयोग ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है। इससे एक कड़ा और बड़ा संदेश जाता है कि आने वाले चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा जिस तरीके से राजू मंडल की गिरफ्तारी हुई उसको लेकर के भी बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में वार्ड नंबर 8 के एक नेता राजू मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें वोटर्स को धमकाते हुए देखा गया था। इससे पहले उन्हें कैमरे पर खुलेआम मतदाताओं को डराते हुए पकड़ा गया था। उन्होंने दावा किया था कि टीएमसी ये देखने के लिए खास कैमरे लगवाएगी कि कौन किसे वोट देता है और मतदाताओं को उसी के हिसाब से वोट देने की चेतावनी दी गई थी। उनकी गिरफ्तारी से एक साफ संदेश जाता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। जो लोग वोटर्स को डराने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। टीएमसी के गुंडे इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ भी आए सलाखों के पीछे होंगे। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद की गिरफ्तारी तो महज एक झांकी है। पश्चिम बंगाल की गलियों में न जाने कितने राजू मंडल और मोहिबुल मोल्ला है जो कि आज भी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। देखना यह है कि क्या इस बार जनता बिना किसी खौफ के अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएगी या फिर दीदी के सिपाही इसी तरीके से डराने धमकाने का खेल जारी रखेंगे। फिलहाल जिस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान किसी भी तरीके की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस बार जो चुनाव है वो पूरी तरीके से कानून के घेरे में होंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होंगे। किसी भी प्रकार की हिंसा इन चुनावों के दौरान नहीं होगी। नवनिर्माण का नया आसमान योगी के नेतृत्व में उड़ता उत्तर प्रदेश। जो सपना दशकों तक फाइलों में दबा रहा उसे योगी सरकार ने हकीकत में बदल दिया। उत्तर प्रदेश जहां कभी विकास की योजनाएं कागजों तक सीमित रह जाती थी, आज वही प्रदेश दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक का गवाह बन रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सपने से साकार तक। 28 मार्च 2026 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह सिर्फ एक उद्घाटन नहीं था, यह था उत्तर प्रदेश की नई उड़ान का ऐलान। योगी आदित्यनाथ फैसले लेने वाला नेतृत्व। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2003 से अटकी परियोजनाओं को गति मिली। जमीन अधिग्रहण से लेकर निर्माण तक रिकॉर्ड समय में काम हुआ। हर बाधा को हटाकर प्रोजेक्ट्स को धरातल पर
उतारा गया। ये दिखाता है कि जहां मजबूत नेतृत्व होता है वहां विकास रुकता नहीं बल्कि दौड़ता है। आंकड़े जो बताते हैं यूपी की ताकत, तो फेज 1 की क्षमता की बात करें तो 1.2 करोड़ लगभग 12 मिलियन यात्री प्रति वर्ष। वहीं निवेश की अगर बात करें तो अब तक के निवेश 11,282 करोड़ रुपए। शुरुआत अप्रैल से मई 2026 में घरेलू उड़ानें मिलेंगी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संभावित सितंबर 2026 से चालू हो जाएगी। भविष्य एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की 4 फेज में होगा विकास और कुल क्षमता 70 मिलियन प्लस यात्री प्रति वर्ष। ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम करेगा। पश्चिमी यूपी यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा को नई पहचान देगा। निवेश, रोजगार और पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। मोदी प्लस योगी यानी डबल इंजन की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, योगी आदित्यनाथ का एक्शन। जो वादा वर्षों पहले किया गया था उसे जमीन पर उतारने का काम इस डबल इंजन सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ राज्य नहीं, ग्रोथ इंजन, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट जो है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हर सेक्टर में तेजी, हर दिशा में विकास। और इसी के साथ ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, ये योगी सरकार के संकल्प, साहस और सुशासन की उड़ान है। नया उत्तर प्रदेश अब रुकने वाला नहीं, अब उड़ान भर चुका है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग जो है वो तमाम घटनाओं को लेकर के सख्त एक्शन ले रही है। इस बीच चुनाव आयोग की ओर से बकायदा मालदा हिंसा को लेकर के भी एनआईए की जांच की जा रही है, जिसको लेकर के मुख्य साजिशकर्ता मुफक्किरुल इस्लाम की गिरफ्तारी हुई, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, एनआईए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के निर्देश से उससे पहले सीआईडी का ये गिरफ्तार करना, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। गिरफ्तारी के लिए हुआ है कि बचाने के लिए हुआ है, इसका इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा। जनाब, क्या लगता है कौन है इसके पीछे? आप बहुत सारे तस्वीर भी दिखाई, कोई हो ना हो, तृणमूल कांग्रेस तो है। तृणमूल कांग्रेस के साथ, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ, ममता बनर्जी के साथ इस मुफक्किर रूल का सारा फोटो हमने आपको दिखाया। वो दिखाता है कि किस तरीके से आदमी टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ था। पुराना संबंध फिर से जगाकर, भाजपा के सिर इल्जाम डालकर, ममता बनर्जी का प्लानिंग ये है कि इसमें इस तरीके से मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट किया जाए। मुफक्किरुल जो है वो अभी अरेस्ट होने के बाद भी फेसबुक में ऑनलाइन वो मैसेज दे रहे हैं। देखिए, सीआईडी के कस्टडी में रहते हुए अगर कोई फेसबुक में ऑनलाइन लाइव करता है तो ये सपोर्ट करता है मेरा जो एलिगेशन है कि सीआईडी के द्वारा मुफक्किर को गिरफ्तार करवाया गया इसलिए कि उसको सहूलियत में मिले, आराम की जिंदगी मिले। नहीं तो एनआईए अगर पकड़ेगा तो एनआईए का चाय थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए उसको बचाने के लिए दीदी प्यार से लेके गए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में महिलाओं की क्या स्थिति है ये भी किसी से छिपी नहीं है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से पीड़िता के साथ बर्बरता हुई और उसके बाद उसकी मौत हो गई, तो इस पूरे मामले के बाद ममता सरकार पर कई तरीके के सवाल उठे। आरोप ये भी लगा कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो आरजी कर पीड़िता को इंसाफ नहीं दिला पाई, जिसके बाद अब आरजी कर पीड़िता की मां जो है वो बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर राजनीतिक मैदान में उतरी है। उनका कहना है कि वो टीएमसी के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ेंगी। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए उनका ये बयान। नारी की सुरक्षा लिए, बेटी का नए विचार लिए के लिए देखा जाता है कि जो रेप पीड़िता होते हैं या उनकी फैमिली होती है वो अपने फेस नहीं दिखाते हैं, वो अपना नाम छुपा के रखते हैं। लेकिन आप सामने आए, अपना चेहरा भी दिखाया, नाम भी बताया। अब सबको पता है कि आप कौन है, अभया कौन थी, उसका असल नाम क्या था, सब कुछ पता है। इसके पीछे क्या है रीज़न? मैं कोनो मने कोनो अन्याय नहीं काम नहीं कर ले किया है, तो हम किसके लिए डरेंगे, पीछे रहेंगे। हिंदी में अगर
আমি কোনো অন্যায় করিনি, তো আমি কেন ক্যামেরার পেছনে থাকবো? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपने हमेशा ही कहा है कि उन्होंने सहायता नहीं किया, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि चुनाव में भी टीएमसी की तरफ से भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, जो पहले थे उनके ही बेटे थे। आपको लगता है कि वो चैलेंज है? नहीं, हम जो चैलेंज पार कर रहे हैं, ये बेटी के पढ़ने का, लिखने के लिए, वो लड़ाई बहुत कठिन था, बट ये कठिन नहीं है। आज आपकी बेटी नहीं है, लेकिन वो सबकी याद में जिंदा है। अभी आप घर घर भी जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग 2 फेज में होंगे। 23 और 29 तारीख को जहां वोटिंग होगी, तो वहीं इसकी जो काउंटिंग है वो 4 मई को होगी। जब एक नेता 2047 का सपना देखता है और दूसरा उसे जमीन पर उतारने का संकल्प लेता है, तब इतिहास बनता है। दिल्ली से उठी विकसित भारत की पुकार और लखनऊ से मिला उसे रफ्तार देने वाला नेतृत्व। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 का विजन और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प है। यही है नए भारत की सबसे बड़ी ताकत, विजन भी, एक्शन भी। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक राष्ट्र निर्माण का महाअभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन का ये उत्तर प्रदेश संस्करण देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में यूपी को सबसे आगे खड़ा करने का संकल्प है। भारत को 2047 तक आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय संतुलन और सुशासन के साथ विकसित राष्ट्र बनाने का जो रोड मैप तैयार हुआ है, उत्तर प्रदेश उसमें ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। योगी मॉडल विजन से ग्राउंड तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस विजन को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जमीन पर उतारने का मिशन बना दिया। लक्ष्य क्या है? बिल्कुल साफ, 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय 25 लाख तक, और इसके लिए करीब 16% की जबरदस्त ग्रोथ रेट। यह सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि एक नया आर्थिक इतिहास लिखने की तैयारी है। जन भागीदारी, 98 लाख आवाजों का विजन। इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जनता की भागीदारी। करीब 98 लाख सुझाव, कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास से लेकर हर क्षेत्र से, और इन सुझावों को सिर्फ सुना नहीं गया, बल्कि आईआईटी कानपुर की मदद से उनका वैज्ञानिक विश्लेषण कर एक प्रैक्टिकल, टाइम बाउंड और रिजल्ट ओरिएंटेड विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसके 3 स्तंभ, नई यूपी की नींव। ये महाअभियान के 3 मजबूत स्तंभ है। अर्थशक्ति यानी तेज आर्थिक विकास, जनशक्ति यानी हर नागरिक केंद्र में, जीवन शक्ति यानी बेहतर जीवन गुणवत्ता। यानी विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में दिखेगा। और इसी के साथ मोदी का विजन, योगी का एक्शन, 2047 का सपना अब दूर नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तैयार है। विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। और ऐसे में बीजेपी का ये दावा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वापस नहीं आएंगी और इस बार ममता बनर्जी जो है वो सत्ता से जाएंगी। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी का कहना है कि वो इस बार भी चुनाव जीतेगी। देखना दिलचस्प होगा कि 4 मई को जब मतगणना होती है तो आखिर नतीजे क्या होते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।